जय श्री राम भाइयों। नर्मदा नगरी जबलपुर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। आज हमारा घर में रुके हुए थे तो साइट आना हुआ, तो आपको बताएंगे कि जो धान की खेती होती है वो किस टाइप की होती है, कैसी उसकी फसल की जाती है, कैसी उसकी बौनी की जाती है, और इस बीच में कैसे उसका पैदावार होती है, कितना टाइम लगता है, ये सब के बारे में जानकारी दूंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। ये पीछे देख रहे हैं तो ये पूरा धान की खेती की बौनी हुई है। धान से जो है चावल निकलता है, उसको पकवाएंगे, फिर उसके बाद चावल निकलेगा। तो ऐसा खेती होती है। क्या है, इसको पानियों में भी भरा रहना पड़ता है। ये सामने देख रहे हैं आप, तो इसकी जो है फसल जो है, इसको पानी में कम से कम 90 दिन तक के इसको पानी में ऐसे ही रखना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा इसको पानी में रखेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। तो ऐसा माहौल रहता है। ये खेतों का देख रहे हैं आप, जो खेत होते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग बांट देते हैं। ये किसी और किसान का है, ये वाला किसी और किसान का है। सामने आप देख रहे हैं, इसके बाद से अलग दिख रहा है। तो फसल को देख रहे हैं आप, एक सा रंग का ही नहीं दिख रहा है। कोई पीला हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा काला है कोई, और आप ये देख रहे हैं बीच बीच में पीले पीले छिटके देख रहे हैं। तो सभी प्रकार का रहता है। ये खाद बीज का जैसे उपयोग किया जाता है तो उसी की तरह होता है। ये आप देख रहे हैं, इसकी ज़्यादा ही काली समझ में आ रही है। उसके आगे आप नज़र डालेंगे तो पीला पीला ही दिख रहा है पूरा, देख रहे हैं धान। अभी इसकी जो है फसल जो है अभी 50 दिन की हुई है। ये 90 दिन होने में बहुत दिन बाकी हैं। 90 दिन, 120 दिन का इसका रहता है कि 120 दिन में ये धान निकल आती है। पानियों को देखेंगे आप, पानी का भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है। ये दो प्रकार से खेती होती है जिसकी कि जो एक तो आपने फसल बोई, ट्रैक्टर से बोवा सकते हैं। दूसरी ये होती है कि रोपा डाल के आप रोपा डालेंगे, उसके बाद आप एक एक दाना लगाएंगे, झाड़ लगाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, एक एक झाड़ जो लगाते हैं तो इसमें एक झाड़ जो होता है उसका देख रहे हैं जड़ कितनी अच्छे से फूल जाती है, मोटा हो जाता है झाड़। इसमें जिस तरीके से आप खेती में खाद बीज का उपयोग करेंगे, आजकल तो पहले के टाइम पे तो उर्वरक खेती जैसे गोबर की खाद होती थी, इस्तेमाल करते थे लोग। लेकिन नई नई टेक्निकों को, ये टेक्निक जो आते जा रही हैं उसमें जैसे यूरिया का, डीएपी का, जिंक, जैम और ज़माने भर की बहुत सी दवाइयाँ चल रही हैं। तो उसके हिसाब से ही लोग खेती कर रहे हैं, और इसी के कारण तो आप देख रहे हैं कि बीमारियों का, आजकल की उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा जीना मुश्किल ही पड़ रहा है। 15 साल का, 20 साल के बच्चे को अटैक की बीमारी जो आ रही है, इन्हीं के कारण है आ रही है। क्या है कि भाई, अगर आप खान पान जो सही रखेंगे, उस टाइम पे आप ध्यान होगा कि आपके बुज़ुर्गों या मेरे बुज़ुर्गों से पूछा जाता है कि भाई उस टाइम पे अटैक जैसी बीमारी तो होती ही नहीं थी। उनकी उम्र अभी के टाइम में अगर देखें, दादा दादी की उम्र तो 110 साल तक की जी रहे हैं। और अभी की जो यंग जनरेशन है उसको तो 50 ही पार करना मुश्किल पड़ रहा है। तो बहुत ही स्थिति गंभीर आने वाली है, और भी समय में आने के चक्कर से। क्या है, जितना ज़्यादा आप, मेरा ये कहना है कि अगर आपकी खेती है और आप खेती बाड़ी अगर करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं तो भाई खाद में सिर्फ गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। माना कि भाई सी फसल में कमज़ोरी आती है और फसल कम निकलती है, मगर अगर ज़्यादा पैदावार करेंगे तो आने वाले समय में भी दिक्कत करेगा। उसकी कैपेसिटी, जैसे किसी व्यक्ति को छोटा है तो उसके लिए भाई कम खाने में काम चल जाता है, बड़ा हुआ उसके हिसाब से उसको डोज चाहिए है। फिर खेती की भी ऐसे ही कर रहे हैं आप कि भाई आपको आज एक बोरी डाल रहे हैं खातू, तो आने वाले समय में इसको बढ़ोतरी मात्रा करेगी, माटी की जो उर्वरक होती है वो सब खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आप इसमें कुल मिला के खाद का इस्तेमाल करते हैं, ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें खेत में बचा ही क्या। पहले के जो टाइम पे होता था तो वो केंचुए जो चलते हैं, केंचुए, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इसी की पैदावार को बढ़ाते हैं। जब आपने दवाई डाली तो इसकी पूरी पैदावार ख़त्म हो गई। पैदावार ख़त्म हो गई तो भाई आपको
यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, डीएपी का इस्तेमाल, अन्नदाता और बहुत सी चीज़ें। उस टाइम पे तो आपका सिर्फ गोबर की खाद से काम चलता था। अभी के टाइम में आपका कम से कम एकड़ में, प्रति एकड़ में लागत जो है वो कम से कम 10,000 रुपये आप मान के चलें कि एकड़ में 10,000 कम से कम लागत लगेगी। और आपने अगर उससे 15,000 20,000 रुपये भी निकाला तो आपने क्या निकाला? उसी जहर को तो आपको भी खाना है ना। तो ऐसी बातें जो हैं बहुत सी हैं। क्या है, ये जो बातें बोल रहा हूँ भाई मैं, तो ये किसी विपक्ष में भी जाएंगी कि भाई आप अगर यूरिया नहीं डालेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे तो निकलेगा कैसे? निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? एक टाइम था कि आपका यूरिया नहीं चल रही थी, एक टाइम था कि आपका डीएपी नहीं चल रही थी, एक टाइम था कि आपको कुछ भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, आपके खेत से पैदावार हो रही थी। तो इन विपक्षों में जाएं तो भाई बड़ी स्थिति गंभीर है हर प्रकार से। अब देखा जाए तो इस प्रकार से आप देख तो रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसी हो रही है। जितना ज़्यादा क्या है खाद का इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से ही खेती हो पाएगी। और अभी के टाइम में तो भाई सब स्थिति गंभीर होते जा रही है। क्या है, जितना ज़्यादा खान पीन उटंग रहेगा उसके हिसाब से बीमारियाँ भी आएंगी, नई नई प्रकार की बीमारियाँ। जैसे आप देख रहे हैं कि डेंगू वेंगू तो उस टाइम पे होता था, पर अटैक जैसी बीमारी, अटैक जो है वो नॉर्मली पहले माना जाता था कि भाई उस टाइम पे तो कभी काल किसी को आना हुआ, पर इस टाइम पे तो आपको देखने मिल रहा है कि हर मंथ में आपको कम से कम 4 से 5 केस देखने को मिल रहे हैं। हम लोग क्या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का तो कुछ अलग है। और आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो अगर शहर से हैं तो शहर में भी आप देख रहे होंगे कि बच्चों तक का मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। खेती अगर आपकी बनी हुई है तो मेरा ये मानना है कि भाई आप खेती में कम से कम खाद का यूज़ करें, कम से कम जो अलग से प्रकार की दवाइयाँ बन रही हैं उनका कम इस्तेमाल करें, नहीं तो आने वाले समय में फसल देना तो मुश्किल पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में बिल्कुल ही ज़ीरो होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन अच्छा यापन करना चाहते हैं तो भाई यूरिया खाद ज़माने भर की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये आप देख रहे हैं फसल, इस फसल को भी मैंने तैयार किया हूँ या फिर मेरे घर वालों ने तैयार किया है, तो इसको कहीं ना कहीं आपने दवाइयों का यूज हुआ है। और खाद जो है, गोबर की खाद, बकरियां होती हैं बकरियों की खाद, जिसके यहाँ मुर्गियां पली होती हैं मुर्गियों की खाद, इससे बहुत अच्छे तरीके से खेती की जा सकती है। बने रहिए मेरे साथ, साथ दीजिए मेरा। जय श्री राम, जय महाकाल। ऐसे ही अपडेट लाते रहूँगा और नई नई वीडियो बना रहूँगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो भी आपको करना है तो करिए, मन से करिए, बाकी नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं है। जय श्री राम।